अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अपने अपनी ज़िंदगियों में खैर आफियत से होंगे। माय नेम इज़ हीर अहमद भट्ट और मैं आपको पढ़ाऊँगी हिस्ट्री एंड सिस्टम ऑफ साइकोलॉजी, कोर्स कोड 502, लेसन 30, सिगमंड फ्रॉइड एंड साइकोएनालिटिक मूवमेंट। जिस तरह से हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि फ्रॉइड का बहुत ज़्यादा रोल है साइकोलॉजी की फील्ड में। इवन उसको बहुत सा क्रिटिसाइज़ भी किया गया, उसकी थेरीज को बहुत क्रिटिसाइज़ किया गया, उसके वर्क को क्रिटिसाइज़ किया गया, लेकिन स्टिल आज की टाइम में भी फ्रॉइड का बहुत ज़्यादा रोल है साइकोलॉजी की फील्ड में। उसको कहीं ना कहीं एक फादर ऑफ साइकोलॉजी भी कहा जाता है। फ्रॉइड ने एक मॉडल बनाया था इड, ईगो एंड सुपर ईगो का, जो हम ह्यूमन पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब कर रहा था। अब ईगो क्या करती है, वो इड और सुपर ईगो दोनों के दरमियान में एक ब्रिज का काम करती है और वो उस ब्रिज को लेकर सारी ज़िंदगी चल रही होती है। फिर फर्दर फ्रॉइड ने कहा कि ईगो एक अपनी तरफ से एक डेवलपमेंट इंक्रीज़ कर लेती है। जब उसने इड और सुपर ईगो दोनों को साथ लेके चलना होता है, उसको उसने डिफेंस मैकेनिज़्म का नाम दिया कि ईगो डिफेंस मैकेनिज़्म अपने लिए क्रिएट कर लेती है। किसी भी चीज़, किसी भी सिचुएशन पे अल्टरनेट उसका क्या होता है ईगो का, कि वो डिफेंस मैकेनिज़्म क्रिएट कर लेती है इड और सुपर ईगो दोनों को बैलेंस रखने के लिए। अगर हम किसी चीज़ को हासिल नहीं कर सकते तो हम उसके लिए अल्टरनेट फाइंड करने लग जाते हैं। अगर हमें अल्टरनेट भी नहीं मिलता तो हम उस अपने इमोशंस को या उस बात को हम रिप्रेस करने के लिए कोई ना कोई ऐसी फीलिंग्स अपने डेवलप कर लेते हैं कि वो हमारी रिप्रेस हो जाती हैं। हमें रिग्रेट तो होता है कि हम एक चीज़ अचीव नहीं कर सकते, हम इस चीज़ को हासिल नहीं कर सके, लेकिन क्योंकि उसका कोई और अल्टरनेट नहीं होता, इस वजह से हम अपनी उन फीलिंग्स को रिप्रेस कर रहे होते हैं। इन सारी चीज़ों को फ्रॉइड ने डिफेंस मैकेनिज़्म का नाम दे दिया था। सबसे पहले फ्रॉइड ने इसमें रिप्रेशन का कॉन्सेप्ट दिया है। इस कॉन्सेप्ट ने फ्रॉइड ने डिस्क्राइब किया कि जो हमारे अनकॉन्शियस में चीज़ें होती हैं, जो थ्रेटन सिचुएशंस होती हैं, जिनको हम रिकॉल नहीं करना चाहते, वो सारी की सारी हमारी जो सिचुएशंस होती हैं वो हमारे रिप्रेशन में आती हैं। फॉर एग्जांपल अगर फोबियाज़ हैं हमारे, अब हमें उसकी रीज़न नहीं पता। बहुत सी दफ़ा हमें रीज़न पता होती है कि हमें ये फोबिया क्यों हुआ है, लेकिन जो हमारी चाइल्डहुड हिस्ट्री में से जो चीज़ें आती हैं उसकी हमें रीज़न नहीं पता होता है कि हमें इसका डर क्यों है, हमें इस चीज़ का खौफ क्यों है, हम क्यों इतना घबराते हैं इन सारे कामों को करते हुए। तो ये सारी चीज़ें आती हैं रिप्रेशन में। सेकंड में उसने बताया डेनियल। अब डेनियल में क्या होता है कि हम चीज़ों को डिनाई कर रहे होते हैं। हमें कॉन्शियस में तो हमारी ये चीज़ होती है कि ये काम हो गया है, लेकिन हम उस चीज़ को डिनाई कर रहे होते हैं। यहाँ पे उसने 2 एग्जांपल्स कोट की कि अगर किसी की डेथ हो जाए, हमारे किसी करीबी की डेथ हो जाए, हमें पता है कि उसकी डेथ हो गई है, लेकिन हम उस टाइम पे प्रेजेंट होंगे, हम वो सब काम कर रहे होंगे, लेकिन आफ्टर पैसेज ऑफ टाइम हम उस चीज़ को डिनाई कर रहे होंगे। अगर यहाँ पे मैं एक एग्जांपल कोट करूँ तो अभी लास्ट डेज में हमारी एक जाने वाली के बेटे की डेथ हुई। उनका एक ही बेटा था, उसकी डेथ होगी और उन्होंने उस टाइम पे बहुत हिम्मत से सब काम किया, इवन उसको लहद में भी खुद उतारा, ठीक है। और लेकिन उसके बाद आफ्टर 1-2 डेज़ बाद वो अपने कॉन्शियस में से ख़त्म हो गई। उनका माइंड में सिर्फ यही एक चीज़ थी कि वो ज़िंदा है और वो भी वापस आएगा और मैं उसका वेट कर रही हूँ। मतलब ऑल द टाइम उनके माइंड में यही चीज़ थी। मतलब एक रियलिटी हमें पता है कि वो इंसान नहीं है, लेकिन हम उसको फेस नहीं कर रहे, या हमने उसका इतना स्ट्रेस ले लिया है कि हम अपनी जो फेस करने वाली सिचुएशन है, जो एक्सेप्ट करने वाली सिचुएशन है, हम उसमें से निकल गए हैं। इसी तरह से अगर कोई स्टूडेंट है, उसको पता है कि उसका इस चीज़ का रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया, तो वो रिज़ल्ट लेने ही नहीं जाएगा उस क्लासरूम में, या अपना रिज़ल्ट ओपन करते वक्त वो बहुत डर रहा होगा कि पता नहीं मेरा रिज़ल्ट कैसा आया, मेरे पेपर्स अच्छे नहीं हुए। नेक्स्ट फ्रॉइड ने कॉन्सेप्ट दिया था रिग्रेशन का। अब रिग्रेशन क्या होता है कि हम अपने कंफर्ट जोन में वापस चले जाते हैं जब हमें कोई भी स्ट्रेस होता है। अभी इसकी एग्जाम्पल इस तरह से दी जा सकती है कि जब छोटा बच्चा फर्स्ट टाइम स्कूल जाता है तो वो उस टाइम पे नर्वस होता है, तो वो क्लास में क्या करेगा, अपने कंफर्ट जोन में आने के लिए अपनी थंब सकिंग स्टार्ट कर देगा। अब वो उसका कंफर्ट जोन है, क्योंकि जब एक छोटा बच्चा होता है वो यूजली थंब सक करता है। इसी तरह से अगर किसी इंसान
कि लाइफ में कोई भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन आती है तो वो हमेशा यही चाहेगा कि वो अपने उस टाइम से पहले का जितना भी लाइफ टाइम है वो उस टाइम में अपने में चला जाए। अगर उसकी यंग एज में उसके साथ कुछ मिसहैप हुआ है तो वो चाहेगा कि वो अपने चाइल्डहुड हिस्ट्री में वापस चला जाए। नेक्स्ट उसने इंट्रोड्यूस करवाया प्रोजेक्शन। अब प्रोजेक्शन में क्या होता है कि हमारे जो थॉट्स होते हैं, फीलिंग्स या कोई भी ऐसी चीज़ जो हम सामने वाले के लिए, किसी दूसरे पर्सन के लिए उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, प्रोजेक्शन में उन सारी चीज़ों को किस तरह से सॉल्व किया जाता है, फ्रॉइड ने इसके बारे में बात की थी। अब क्या होता है कि अगर इसकी एग्जांपल दी जाए कि अगर आप किसी से नफ़रत करते हैं, ठीक है, लेकिन आपके सुपर ईगो आपको इस चीज़ को बार बार रिमाइंड करवाती है कि जो आप ये नफ़रत कर रहे हैं ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ना सोसाइटी के लिए ना आपके अपने लिए। तो इसका अल्टरनेट क्या हम करते हैं कि हम ये सोचते हैं कि वो सामने वाला इंसान ही हमसे नफ़रत करता है, हम उससे नफ़रत नहीं करते, वो सामने वाला ही हमसे नफ़रत करता है। फर्दर फ्रॉइड ने एक और थ्योरी डेवलप की थी न्यूरोसिस के ऊपर। अकॉर्डिंग टू हिज थ्योरी, न्यूरोसिस इज इक्वल टू प्रीडिस्पोजिशन प्लस ट्रॉमा, जिसके मुताबिक उसने कहा था कि जो न्यूरोसिस होते हैं वो रिज़ल्ट होते हैं हमें किसी भी अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट का, या हमारे सडन लाइफ में कुछ ना कुछ ट्रेजिडी हो जाती है, कोई ट्रॉमा आ जाता है उसका। फर्दर उसने अपने जितने भी एक्सपेरिमेंट किए थे, जितने भी उसके एक्सपीरियंसेस थे, उसकी बेस पे उसने मेंटल डिसऑर्डर को सॉल्व करने के एक ट्रीटमेंट इंट्रोड्यूस करवाया था जिसको साइको एनालिसिस का उसने नाम दिया था। साइको एनालिसिस का जो प्रोसीजर होता है वो उसने 5 फर्दर सब कैटेगरीज में डिवाइड किया था, जिसमें प्री एसोसिएशन, इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स आता है, इंटरप्रिटेशन ऑफ साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे डे लाइफ आता है, एनालिसिस ऑफ ट्रांसफरेंस आता है, एनालिसिस ऑफ रेजिस्टेंस आता है। फ्रॉइड ने बहुत से टॉपिक के ऊपर बहुत कुछ लिखा था। उसने जो हमारे पास्ट रिलीजियस माइंड कॉन्सेप्ट्स थे उनके बारे में लिखा था। उसने सोशल साइकोलॉजी के बारे में बहुत लिखा था। उसने बहुत से टॉपिक्स के बारे में लिखा था। इसीलिए हम फ्रॉइड को जब भी हम साइकोलॉजी की बात करते हैं, किसी भी साइकोलॉजी की फील्ड की बात करते हैं, तो उसमें इसीलिए हमें फ्रॉइड का नाम हर जगह नज़र आता है। फर्दर हम पढ़ेंगे एना फ्रॉइड के बारे में। एना फ्रॉइड की बेटी थी, 6 चाइल्ड थी उनकी, और उसने भी अपने फादर के साथ ही कंट्रीब्यूट किया था साइकोएनालिसिस थ्योरी में। उसकी लेकिन जो फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन थी वो चाइल्ड साइकोलॉजी थी। उसने चाइल्ड साइकोलॉजी के ऊपर ज़्यादा काम किया था। फर्दर जो चाइल्ड साइकोलॉजी की फील्ड को अलग किया गया, चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी को या चाइल्ड साइकोएनालिसिस को, वो आइना फ्रॉइड के ही बेसिस के ऊपर जो उसने एक्सपेरिमेंट्स किए या जो उसने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए उनकी बेस पे ही उसको अलग किया गया था साइकोलॉजी की इस फील्ड को। उसका जो मेन कंट्रीब्यूशन था इस फील्ड में, वो उसने आइडेंटिफाई किया था कि अगर कोई बच्चा एग्रेसिव है तो वो किस तरह से वो डोमिनेट हो जाता है बाकी बच्चों के ऊपर। फर्दर उसने डिफरेंट असेसमेंट्स और ट्रीटमेंट डेवलप किए थे, उनके ऊपर डिफरेंट टेक्निक्स को उसने इंट्रोड्यूस करवाया था, चाइल्ड डिसऑर्डर्स टेक्निक्स को, जिनको स्टिल अभी भी हम यूज़ कर रहे हैं। फर्दर उसका जितना भी टाइम पीरियड था उसने ज़्यादातर चाइल्ड साइकोलॉजी के ऊपर काम किया था। बच्चों में डिप्रेशन क्यों होता है, बच्चों में एंग्जाइटी क्यों होती है, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग कंडीशंस क्या होनी चाहिए, उनको रिजॉल्व कैसे किया जाना चाहिए। उसकी पूरी की पूरी थेरीज जितनी थी वो सारी की सारी ज़्यादातर जो बेसिस थी वो चाइल्ड साइकोलॉजी के ऊपर ही था। हम जिसका पढ़ेंगे वो हैं हैंस हार्टमैन। वो एक ऑस्ट्रेलियन साइकोलॉजिस्ट थे, बेसिकली वो साइकेट्रिस्ट थे एंड साइकोएनालिस्टिक थे। उनका जो फर्दर कंट्रीब्यूशन था वो फ्रॉइड्स की थ्योरी के ऊपर ही था। उनके फादर प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री थे। उनका हिस्ट्री से, उनका राइटिंग से, उनका एकेडमेटिक कैरियर से बहुत ज़्यादा लिंकअप था उनका। पूरी फैमिली का ही बहुत ज़्यादा इन सारी चीज़ों से लिंकअप था। इन्हीं चीज़ों को उन्होंने फर्दर कंटिन्यू किया था और वो फ्रॉइड की थ्योरी के ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा वर्क किया था। इसीलिए उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट और एक नया प्रिंसिपल इंट्रोड्यूस करवाया था। इसलिए उनको उस प्रिंसिपल की बेस के ऊपर फाउंडर कंसीडर किया जाता है, उस प्रिंसिपल का जिसका नेम उन्होंने बाद में रखा था रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ईगो साइकोलॉजी।
उनका जितना भी काम था उसको मार्क किया गया था थ्योरेटिकल मूवमेंट में, जिसको ईको साइकोलॉजी के नाम से जाना जाता है। उन्होंने एलेबरेट किया था फंक्शंस ऑफ ईगो को, कि ईगो किस तरह से इंसानों में की टेंडेंसीज़ को कोऑर्डिनेट करती है और किस तरह से उनको इंटीग्रेट करती है ह्यूमन माइंड्स को। नेक्स्ट है एर्नेस्ट क्रिस्प। एर्नेस्ट क्रिस्प भी फॉलोअर थी फ्रॉइड की ही, उन्होंने भी फ्रॉइड की ही थेरीज़ के ऊपर काम किया था। सबसे ज़्यादा सब साइकोलॉजिस्ट ने जिसके ऊपर काम किया था वो ईगो था। सब ने रोल ऑफ ईगो के ऊपर काम किया था। अकॉर्डिंग टू एर्नेस्ट क्रिस्प, जो ईगो कंट्रोल करती है रिग्रेशन को। उनकी जो थेरीज़ थी, उन्होंने जो काम किया वो इसके ऊपर ही काम किया था कि ईगो किस तरह से हमारे रिग्रेशन को कंट्रोल करती है, किस तरह से हमारे फर्दर कॉन्फ्लिक्ट्स को कंट्रोल करती है। उम्मीद करती हूँ आपको आज का चैप्टर समझ में आया होगा। नेक्स्ट चैप्टर के लिए अल्लाह हाफिज़।